हाँ भैया लो, आप जीते हो। कौन जीता कौन? असमा खान, वार्ड नंबर 81 से प्रत्याशी कांग्रेस। थैंक यू सर। 300 वोटों से 300 वोटों से 300 वोटों 300 है ना टोटल। 300 मतदान मतपत्र कितने देंगे? एक था ना। 304 से जीता, दाग मतपत्र काट लेना। देखिए क्या बोलोगे? नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम देख रहे हैं 3 शहरों के 6 निगम के मतदाताओं का फैसला। और ये कह सकते हैं कि जो तस्वीर सामने आ रही है, 2 कांग्रेस 2 बीजेपी, लेकिन 2 में पेच फंसा हुआ है। निर्दलीय किंग मेकर होंगे। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि हेरिटेज में हम मेयर बनाएंगे, और उधर अभी स्थिति क्लियर नहीं, यानी कि कोटा दक्षिण में जोधपुर में 1-1 की बराबरी पर रहे हैं, और जयपुर ग्रेटर में भाजपा का बोर्ड बनेगा, जो दिखाई दे रहा है साफ। वैसे तो अब इसमें क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन रोहतासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों ने दावा किया है कि ग्रेटर में जो भी स्थितियां रही, लेकिन हेरिटेज में हमारा बोर्ड बनेगा। और 10 निर्दलीय पार्षद हमारे संपर्क में, हमारे बागी जो थे वो विचारधारा को देखते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए, जीत के मायने और क्या पोजीशन रही, पूरा एक जो कवायद चली, कोरोना का काल भी रहा, उन तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। संकल्प पत्र कितना काम आया, या कहें कि विजन डॉक्यूमेंट की बदौलत ये जीता, तो सारी जो चीजें हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता और जयपुर के पूर्व महापौर पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं। आप सभी का स्वागत है। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नतीजे चौंकाने वाले कहें या फिर ये कहें कि हाँ सहज है, ये तो होना ही था, कैसे माने इसे? देखिए योगेंद्र जी, जो दावे कर रहे थे, पंकज जी भी दावे कर रहे थे हम तो सबके सब ले जाएंगे, या वरुण जी भी कह रहे थे हम तो जीतेंगे, लेकिन आम जनता का फैसला है। अब ये कहेंगे कि जनता ने जो हमको दिया उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सामने दिखता है। लेकिन ये बात सही है कि अशोक गहलोत अपने क्षेत्र में महापौर बना पाए, शांति धारीवाल अपने क्षेत्र में बना पाए, अब महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरिया जो कुछ करना चाहिए था इतना नहीं कर पाए, वो जो जो जिस तरह से हुआ। क्योंकि यहाँ पर टिकट वितरण को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस में अंतिम समय तक भागदौड़ मस्ती रही, और बीजेपी में भी जो जिस प्रकार का दिखा, अब क्योंकि ग्रेटर में जीत तो पाए, मेयर कौन बनेगा इस चीज का विवाद गहराता जा रहा है। विद्याधर नगर के शायद अभी तक पंकज जी पहुंचा नहीं पाए आप सब लोगों को वहां तक, तो वो पता नहीं। लेकिन स्थिति ये है कि अभी इन दिनों शपथ दिलवाई नहीं दिलवाई सारे पार्षदों को, क्योंकि वो पहुंच पाए नहीं पहुंचाए, तो ये तो पंकज जी खुद बता पाएंगे कि क्योंकि उनको चुनाव का नामांकन व्यवस्था कर दी थी, जो जैसे जैसे जीत रहा था वो उनके अपने समर्थक वहां पे मौजूद थे, और शायद उनको बुला करके और सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया है। क्योंकि देखिए, तो जीत का प्रमाण पत्र है ये, आप जानते हैं कि जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है, तो उस तरह से तमाम सीमाएं लांघ करके भी दौड़ के आ सकता है पार्षद कि मेरी पूरी मेहनत है और ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो लगता है श्याम जी वो सर्टिफिकेट्स तो ले लिए। अब लेकिन एक बात सही है कि मेयर कौन, महापौर का जो होगा वो एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि पहले अंदरूनी रोचक मुकाबला होगा, उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो फिर बाहर मुकाबला होगा। और चुनाव की संभावनाएं कुछ जगह पे हो भी सकती हैं कि, क्योंकि अगर मेयर पे कहीं पे अगर पेच फंसता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। हेरिटेज पे बीजेपी भी अपना दावा कर सकती है कि हम भी चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय वहां किंग मेकर रहेंगे। इसी तरह से कोटा में, दक्षिण में भी किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय रहेंगे। मैं श्याम जी वापस लौटूंगा आपके पास में, पंकज जोशी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। तीनों शहरों के 6 जो निगम बने, निगम का मतदान पूरे होने के बाद जो परिणाम आए हैं, पंकज जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं एक बार। कि जिस तरह से आपने देखा लगातार जब इस चुनाव में डिबेट चल रही थी, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, वरुण जी तो विचारक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जितने प्रवक्ता थे, जितने चीजें, और खास करके जब से चुनाव हुए तब से वो कह रहे थे कि हमने 2.25 साल जो कांग्रेस ने काम किए हैं उसका रेफरेंडम होगा ये, और इसीलिए हम 6 में जिताएंगे। लेकिन आप देखिए कि जितनी उन्होंने करनी थी,
जैसे वार्डों को तोड़ना था, जितने वार्ड बढ़ाने थे, जैसे उसका परिसीमन करना था, सारे करने के बाद भी आज राजधानी ने ये क्लियर कट कर दिया, आज आपके जो है कांग्रेस का एक भी वोट जो है नहीं बन रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो है, श्याम जी ने कहा कि जो है अशोक गहलोत जी जो है जोधपुर में, अरे यदि मुख्यमंत्री, जब आप पार्षद को कहते हैं छोटा सा इलाका होना चाहिए जिसको देख सके, और मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री होकर के केवल जो है जोधपुर उत्तर को जिता पाएंगे, दक्षिण रह गया। पंकज जी, एक मैं चीज कहना चाहूंगा, मैं यहाँ बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रेस्टीज होनी चाहिए अगर मुख्यमंत्री है तो। एक मैं छोटा सा यहाँ पर जिक्र करूंगा क्योंकि ये जहन में मेरी बात थी। झालावाड़ से जब नगर परिषद, नगर पालिका जो भी है वहां पे चुनाव हो रहे थे, आपको ध्यान होगा पिछली बार का मुकाबला कांग्रेस ने जीता जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। तो जब ये कहा गया था कि इसमें प्रेस्टीज इश्यू क्या बात है, लोकलाइज चुनाव होता है, इसमें मुख्यमंत्री के प्रेस्टीज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ध्यान है आपको? चले पंकज जी टेक्निकल प्रॉब्लम से हमारे साथ कुछ देर के लिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं वापस वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। 6 बोर्ड बनने जा रहे हैं, इसका मैं रिएक्शन चाहूंगा सबसे पहले तो आपका। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो प्रशासन को, चुनाव आयोग को और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका स्वागत करना चाहूंगा कि हमने इस चुनाव में कोई भी अप्रिय घटना कहीं नहीं देखी और बड़ी मुस्तैदी से प्रशासन ने चुनाव कोरोना काल होते हुए और इसको संपन्न कराया है। और जितने भी नए निर्वाचित सदस्य हैं उनको बधाई, देश के कल्याण के लिए, शहर के कल्याण के लिए कार्य कर। अभी पंकज जी भी मेरे पे टिप्पणी कर रहे थे, श्याम जी भी कर रहे थे। श्याम जी की टिप्पणी में जवाब दे दूं, मैंने कभी दावा नहीं किया कि 6 के 6 बोर्ड कांग्रेस जीत रही है। मैंने हमेशा एनालाइज करने की कोशिश की कि लोकल चुनाव है, जो प्रत्याशी अपने गली मोहल्ले में सबसे ज्यादा काम आया होगा वो जीतेगा। अब रही बात अपने हेरिटेज की, तो हेरिटेज में जो 11 या 10 निर्दलीय जीते उनमें अधिकांश जो है, चाहे गुडेज हो कोई हो, वो सब लोग जो है, ज्यादातर 1-2 इनकी वो कुसुम यादव जी जीती हैं जिनको ये सिंबल नहीं दे पाए थे, वो तो इन्हीं की, बाकी 8-9 जो है वो निर्दलीय कांग्रेस पार्टी के ही हैं। तो हेरिटेज तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, बाड़ेबंदी तो आजकल फैशन हो गई, इनके भी चोमू गए हैं वो सब ले, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो तो कांग्रेस का बोर्ड बन ही चुका है और हेरिटेज भी जगह बन चुका है। लेकिन अभी जो बात अभी कह रहे थे अशोक गहलोत जी, श्याम जी भी लाए, अशोक गहलोत जी हो थे, वसुंधरा जी, बड़े नेता हैं सब, उनको हम डिबेट्स, पुरानी डिबेट्स तक तो ठीक था, कोई घसीटता है, मैंने तो नहीं घसीटा कभी। तो बड़े नेताओं को इस छोटे चुनाव में घसीटने से कोई मतलब नहीं है। जिसका मोहल्ले में अपनी पकड़ रही है वो देखिए, कोई तो 50 से जीत रहा है, कोई 100 वोट से जीत रहा है, तो जिसका मोहल्ले में पकड़ रही है वो किसी पार्टी का वो जीत रहा है। निर्दलीय भी मैंने हर डिबेट में कहा निर्दलीय जीतेंगे, योगेंद्र जी याद हो तो आप देखिए निर्दलीय भी जीत रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में तीनों शहरों में कांग्रेस पार्टी ने जो इंप्रूवमेंट किया है, मैं आपको पहले भी कहा था कि इंप्रूवमेंट करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस ने इंप्रूवमेंट किया है। अब इसमें अभी जब अपने पास डेटाज और आएंगे, कल आप लोग एनालिसिस करोगे कितना वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में गया, किस इलाके से गया, उससे और स्थिति साफ होगी कांग्रेस के वोट बढ़े या नहीं बढ़े। अब आप बोर्ड की बात कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जैसा जयपुर में दबदबा हुआ करता था, मैं तो छोटा सा था जब से देखा, परकोटे के अंदर बीजेपी का ही दबदबा होता था, लेकिन आज बीजेपी का दबदबा वहां से खत्म हो गया। और ग्रेटर में भी ये कोई 150 में से ये नहीं कि 100 सीट जीत गए कि 120 जीत गए, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। आप 70-80 सीटों से बना। वरुण जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में जल्द लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं निकाय का फैसला। फैसला आ ही चुका है और सामने आप तस्वीर पे आप देख भी रहे हैं और चेहरे की मुस्कुराहट दोनों ही तरफ है, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक मलाल भी है कि काश या तो प्रत्याशी चयन में हमारी कहीं चूक रही। 2 जगह जो पेश पसरा है कांग्रेस का या बीजेपी का, वो बगावत के कारण रहा और मीडिया ने कई बार चेताने की कोशिश भी की, लेकिन नेताओं में ये भ्रम रहा कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्दलीय लड़ते रहते हैं। चलिए खैर, अब ये खामियाजा है, जब बताने के बावजूद अगर कोई नहीं समझ में बैठे तो उसका खामियाजा किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। मैं वापस एक बार श्याम जी वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगा। ये चुनाव देखिए
एक मुकाबले के होते हैं, रोचक मुकाबला है। राजस्थान की अभी स्थितियां थोड़ी अलग थी। हमने लोकल फॉर वोकल यानी कि छोटे चुनाव में बड़े नेताओं को भी देखा, अपने डिबेट में हमारे साथ शिरकत भी की। कई ऐसी चीजें आई कि मैनिफेस्टो एक लार्ज स्तर पर, एक संकल्प पत्र के नाम से, तो दूसरा जारी किया गया, आपने देखा होगा, विजन डॉक्यूमेंट। क्या वास्तव में कुछ इसका असर रहा कि जैसे आपने बताया भी कि हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की उसमें प्रत्याशियों को कोई पता नहीं था, तो इसका कोई महत्व रहा? अब देखिए योगेंद्र जी, ये तो बात स्पष्ट है कि जब आप डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हो उसका समय का अंतराल भी देखिएगा। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, चुनाव से पहले अगर विजन डॉक्यूमेंट आ रहा हो या संकल्प आ रहा हो, और संकल्प भी एक पार्टी के सामूहिक रूप से बजाय किसी विशेष से जारी कर देना, उसके बाद उसको स्वीकार कर देना, ये बहुत बड़ा, इतनी बड़े केवल 3 शहर थे और बड़े शहर थे, जहाँ पर कि 6 नगर निगम थे, बाकी तो 129 सब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हम नगर निगम का टैक्स देंगे, क्योंकि 6 नगर निगम के जब चुनाव आप, तो ना तो कांग्रेस जीत पाई ना बीजेपी उसको डिमांड कर पाई। बाद में कर लेंगे। जोधपुर जैसे जोधपुर को अगर आप स्मार्ट सिटी में शामिल कराने की ना तो कांग्रेस मांग कर पाई, ना बीजेपी कह पाई कि हम केंद्र सरकार से करा पाएंगे। ये साफ दिख रहा था कि जो जो मांगे जहां जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं कर पाए। अब बीजेपी ने कह दिया कि हम यूडी टैक्स माफ कराएंगे आपके, उसके अलावा हम तो फीस भी माफ करने वालों को वो भी कर देंगे, बिजली के बिल माफ कराएंगे। तो आखिर नगर निगम का चुनाव हो रहा था या राजस्थान सरकार के विधायकों का चुनाव हो रहा था? तो ये बड़ी अलग कुछ स्थिति देखने को मिली। ये बात ये है कि भी सरकार होती है उसमें फर्क पड़ता है। उसका कहीं दिख रहा था, अगर ले ले कहीं से किसी तरह से एक डिस्टर्ब आ रहा है श्याम जी, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। किसी के यहाँ से कोई और भी कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है, उनकी आवाज पहुंच रही है, तो इससे आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, रेगुलर करिए जी श्याम जी। योगेंद्र जी, मैं पहले भी ये कह रहा था, पंकज जी जब मौजूद भी थे, जब इनका वहां पर विजन डॉक्यूमेंट जारी हो रहा था, तो मैंने कहा जिसके लिए, क्योंकि 6 नगर निगम के चुनाव, बाकी टोटल तो 10 है, तो अगर आप नगर निगम एक्ट नहीं लाओगे तो किस बदौलत नगर निगम को सुरक्षा तो बना पाएंगे के लिए सक्रिय थे, और ये वीडियो बनाने वाले प्रमुख लोगों में से मिल रही थी। और आप कि डॉक्यूमेंट से या संकल्प से ये चुनाव को जीत पाया या कोई पार्टी का प्रत्याशी या नेता उसका जिक्र पाया, मैंने तो इस चुनाव में पूरे में देखा नहीं। केवल कहने के लिए हो गया कि हमने विजन डॉक्यूमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि हमने संकल्प कर दिया। तो आखिर आप जो देना चाहते थे मजबूती के साथ कहो कि नगर निगम जो कर्जदार है, अब हम भविष्य में उसको कर्जदार नहीं बनाएंगे। अब देखिएगा जिस तरह से हेरिटेज की आय का स्रोत क्या होगा कुछ पता नहीं, इतना बड़ा खर्चा आपने बढ़ा लिया। देखिए, बड़ा सवाल होता है यहाँ पे कि हमने संविधान में संशोधन करके और इन राइट्स वगैरह सारे कुछ दे भी दिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। मेयर मेयर होता है और वो राइट्स मिल नहीं पाते हैं, अभी भी सरकार के भरोसे होते हैं निकाय, टैक्स भी कलेक्शन करते हैं, बहुत सारे पेच होते हैं जो सामने, कुछ इच्छा शक्ति का भी अभाव रहा है। जो भी मेयर बना वो काम उस तरह से नहीं कर पाया कि हम रेवेन्यू कलेक्शन कर सकें, और अभी भी प्राइवेट हम बाउंसर्स को ठेके पे दे रहे हो कि आप उगाई कर लो। बहुत सारे खेल होते हैं इसमें, कहीं कोई डाउट नहीं है। करप्शन किस कद्र बोलता है जो सिस्टम से बाहर आप निकल ही नहीं सकते। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको अब कब क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक क्रांति है और मुझे लगता है तो सरकारों का काम है कि उनको देखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि रेवेन्यू बढ़ नहीं पा रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती है कि आप सड़कें बनवाइए, अब जमाने के साथ आप एलईडी लाइटें लगवाइए, आप कॉलोनी में एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस तरह की करें कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो शहर का बहुत अच्छा हो। हम देखते हैं, आप देखते हैं किस तरह से एक ही दिन की बरसात जयपुर झेल नहीं पाया था, जो बाढ़ के हालात बन गए थे।
और शायद 5-6 लोगों की डेथ भी हुई इसमें। तो ये जो कुछ चीजें हैं, पैसा आपके पास में है नहीं, अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, तो कैसे होगा? आपको लगता है कि खर्चे तो बढ़ने तय हैं, क्योंकि पहले यही निगम 3 होते, अब 6 होंगे, पार्षदों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो कितना भार पड़ेगा इस? देखिए योगेंद्र जी, एक तो जो 85% सैलरी में चला जाता है, बाकी नगर निगम के पास विकास के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है कि राज्य सरकार कह देती है कि हम कुछ दे देंगे तो कुछ करा पाते हैं, लेकिन वो भी क्वालिटी का वर्क नहीं होने से वहाँ कमीशनबाजी जिस प्रकार से चलती है उससे क्वालिटी का वर्क हो ही नहीं पाता। आप देखिएगा सड़कें खुदती है फिर वापस हो जाती है। बाहरी क्षेत्र में जितनी नालियां थी, नालियां लोगों ने पाट दी। अब वर्षा का पानी जाए तो नाली से जाएगा, नाली है ही नहीं। आप मानसरोवर ले लीजिए, बाकी कॉलोनीज ले लीजिए, जो हाउसिंग बोर्ड ने नालियां बना के दी थी आपको दिखती है, नालियां है ही नहीं। अब ये अगर सारी और चार दीवारी के अंदर तो बिल्कुल और स्थिति खराब है। जैसे ही बारिश आती है पूरा शहर एकदम से तालाब की तरह रूप धारण कर लेता है और पता ही नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से बात खर्चे की है श्याम जी यहाँ पे, कि खर्चा बढ़ जाएगा अब यहाँ से, तो ये तो मानना चाहिए हमें कि देखिए रेवेन्यू कलेक्शन के रिसोर्सेज जो हैं वो तो आपके वही रहेंगे, लेकिन आपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, तो इन कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा जिसकी वजह से आगे सरवाइव कर सकें। अभी बड़ा चिंता का विषय रहेगा ये। ऑक्ट्राइज की जगह सरकार जो देती थी, श्याम जी देखिए अब सरकार को कुछ और दे, या सैलरी पार्ट सरकार को भुगतना पड़ेगा और इनको कहना पड़ेगा। हाँ हेलो, आवाज आ रही है योगेंद्र जी? नहीं आ रही है? हेलो श्याम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं एक बार वरुण पुरोहित जी का रुख करूंगा। वरुण जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। खर्चे बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू का जो कलेक्शन का एक आपके रिसोर्सेज हैं वो सीमित रहेंगे, तो ये कि आपको नहीं लगता कि बर्डन होगा कि आप कैसे निगम चला पाएंगे और सरकार पे भी दिक्कत आएगी? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके साथ में फिलहाल जो कई लोगों ने कहा कि बात सही है कि आप एक सहज करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं निकाय का फैसला। मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। हम खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो ऐसे में चलाने का संकट, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम अब से पहले भी रही जब 3 निगम थे, अब निगम बढ़ा दिए गए हैं, तो इसके दोनों पहलू में मानता हूं कि सरकार का ये जो जवाब रहा उस वक्त कि पार्षद वार्ड छोटा होगा तो ज्यादा काम कर पाएंगे, पार्षद से लोग आत्मीयता के साथ में मिल पाएंगे, ये तर्क हो सकता है कि छोटे वार्ड में फायदा है, लेकिन खर्चों का क्या होगा? योगेंद्र जी, आपने ठीक कहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है तो लोकल आदमी की खुद की सरकार होती है, तो छोटे वार्ड होने से ये फायदा रहेगा कि आप पार्षद को 24 घंटे पकड़ सकते हो। रोज रोज की छोटी मोटी समस्या जो नगर निगम से जुड़ी होती है, मैं समझता हूं कि आप उससे सॉल्व करा सकते हो। वो कितना जीतने के बाद सॉल्व करे नहीं करे वो तो आदमी पे मुनसर करता है। रही बात रेवेन्यू की बात है, तो कोई भी पार्टी हो ये क्या करते हैं, हर चीज माफ माफ माफ, ये जो करते हैं ना, इससे बड़ा नुकसान होता है। आप यूडी टैक्स, पहले हाउस टैक्स माफ किया गया, फिर यूडी टैक्स आ गया दूसरे, उसमें पंकज जी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे अंदर बॉडी में रहे। यूडी टैक्स जो आपने कह दिया 300 गज से नीचे तक सब माफ। भैया आपको ये कैटेगरी, उसको आप स्लैब बना सकते हो। अगर आप मान लीजिए 1000 बिल्डिंग है एक शहर में, आप 900 की माफ कर दोगे तो बाकी चीज आप 100 के ऊपर डालोगे। अब वो आप कैसे डालोगे? हाँ, कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो, स्लैब सिस्टम कर सकते हो। कैटेगराइज करते हो आप, सीनियर सिटीजन हैं, जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं या स्वतंत्रता सेनानी जैसे पहले होता था उनका टैक्स माफ था, या उनमें 50% आप करो, वो चीज तो आप जायज है। अब आपने एक मास स्केल पे आप माफ कर देते हो तो रेवेन्यू आएगा कहां से? अब जो जीएसटी लगने के बाद से कई चीजें, जैसे चुंगी वगैरह हुआ करती थी, मेरे ख्याल से
वो पंकज जी से आप पूछो उसमें कितना इनको रेवेन्यू लॉस नगर निगमों को, नगर निकायों को हो गया है। अब वो सरकार अपनी तरफ से उसको करेगी तो वो सरकार के पास ही पैसा नहीं आएगा। जैसे इस समय हो गया, केंद्र सरकार के पास कलेक्शन नहीं हो रहा, स्टेट को नहीं दे पा रही, स्टेट के पास नहीं होगा, नीचे लोकल सेल्फ तक कैसे पहुंचाएगी। तो ये चेन सिस्टम जो है, इसमें टैक्सेशन की जो पावर है, अब आप नगर निगम को आपको थोड़ी बहुत तो देनी ही चाहिए, लोकल सेल्फ उनको, इकाइयों को। अब आप देखिए, बिजली नगर निगम के हाथ में नहीं है, पानी हाथ में नहीं है, इधर जो आम जनता को समस्या झेलनी पड़ती है। अब तो 2 निगम होने से हेरिटेज में तो जेडीए का ज्यादा लफड़ा रहेगा नहीं, बाहर जेडीए का चक्कर रहता है, कोई चीज निगम से कराओ, कोई चीज जेडीए से कराओ, वो कंट्रोवर्सी बड़ी परेशानी करती है। ये जेडीए के पास तो फिर भी पैसा आ जाता है, बड़ी बड़ी जमीनें नीलाम कर लेता है। अब इनको मेरा एक सुझाव है, जो भी जीते हैं इनको ये करना चाहिए कि एक तो यूडी टैक्स का जो है स्लैब सिस्टम और कैटेगराइजेशन करना चाहिए, जिससे हर आदमी से आए। दूसरा, हाँ, आराम से जमा भी करा सके। आप किसी के 20,000 का टैक्स सालाना कर दोगे, वो उसके आए नहीं है, आप कैसे जमा करवाओगे। अभी फीस में भी पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, भाई हमारा धंधा बंद हो गया, हम कहां से कराएंगे। इन्होंने जो उसका सिस्टम है ना, वो जमीन के हिसाब से कर दिया, इतनी गज जमीन है। अरे भाई कोई बुजुर्ग है, उसके पास 500 गज जमीन है, उसके पास आय का साधन नहीं, रिटायर्ड आदमी, तो वो कैसे कराएगा 20,000 रुपए साल। ये चीज प्रैक्टिकल है, ये चीज पंकज जी को आगे पहुंचानी चाहिए इन चीजों को। लेकिन इसमें कई खामियां भी आती इसकी खामी बता रहा हूँ, एक जो बहुत बड़ी खामी हुई योगेंद्र जी, 1 मिनट लूंगा आपका। इसमें सबसे बड़ी खामी क्या हुई, कालांतर में इन्होंने क्या कर दिया, सभी सरकारों ने जो कॉमर्शियल, और अभी आप कॉलोनी कहते, कॉलोनी तो शब्द ही नहीं रहा, क्योंकि सब चीज मिक्स हो गई। आप कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी में बीच बीच में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, न्यूसेंस भी हो गई, और आपको उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ रही है, और चीजें करनी पड़ रही है। तो भाई आप रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल रहने दीजिए, कॉमर्शियल को कॉमर्शियल से एरिया रहने दीजिए, जब भी तो आप वसूली कर पाओगे ढंग से। आप कॉमर्शियल एरिया का टैक्स ज्यादा लेते हो तो उनको वैसे फैसिलिटी, पार्किंग वगैरह वहां जरूरत है। रेजिडेंशियल इलाके में अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, आपको पार्किंग का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अभी श्याम जी ने बहुत बढ़िया बात करी ड्रेनेज की। मैं छोटा सा था तो मेरे सी स्कीम तो सबसे पॉश आप मानते हो, दोनों साइड में सीमेंट की नालियां बनी हुई थी। छोटा था, बारिश आती, कागज नाव चला के खेलता था। कालांतर में कोई फिर आए नगर निगम जेडीए में, जहाँ उन्होंने बूर दी सारी नालियां। आप नालियां बूर दोगे तो ड्रेनेज पानी जाएगा कहाँ। हमारे सी स्कीम में इतना बड़ा नाला है, तो ध्यान हो, 80 नारी का नाका बंदा टूटा था तो वो नाला पूरा भर गया था, जगह में दिखा। आज वो नाला तो भरता नहीं है, सड़कों पानी भर जाता। ये चीज टाउन प्लानिंग की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी। नदी में आजकल नाला नहीं है, आप नाला मत कहो उसको। भाई मेरे द्रव्य रहती नहीं है नदी, मेरे नाला ही है। नाला ही है, सी स्कीम में वो गंदा नाला ही बोला जाता था। आज भी नगर निगम सब कागजों में गंदा नाला ही लिखा हुआ है, द्रव्यवती नदी में नहीं आता है। उसमें जब नारी का नाका बंदा टूटा था ना, जब बाढ़ की जो स्थिति हो गई थी, ज्यादातर लोगों का कचरा डंप भी उस नाले में ही होता है, थैलियां लोग वहीं जाते हैं, बहुत कम होता है उसमें कचरा। लेकिन वो उससे नहीं ब्लॉक हुआ, नाला बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या किया है, जो रोड साइड की जो नालियां होती थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नाले में नहीं जा रहा है, वो ब्लॉक है। या तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन से ब्लॉक कर दिया, रोड बना दी। रोहित जी वापस लौटूंगा, मैं पंकज जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे यहाँ पे, कि खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मालूम है यहाँ अब व्यवस्थाएं कैसे पटरी पे आएंगी कि वास्तव में ये होना चाहिए। आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पंकज जी, पंकज जी की आवाज नहीं आ रही हम तक। आवाज मिल रही? हेलो जी, हेलो, हाँ पंकज जी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था, देखिए वरुण पुरोहित जी जो बात कह रहे हैं, ये देखिए एक अरसे पुरानी बात है, और अब जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, वो रेवेन्यू के रिसोर्सेज आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब परिवर्तन में आप देखिए क्या क्या स्थितियां हैं। अब आप देखिए, जी पंकज जी, एक क्योंकि अब हाउस है तो आप देखेंगे विज्ञापन हाउसिंग बोर्ड कर रहा है, और बाकी जो सरकार है वो खुद भी जो है विज्ञापन जो है वसूल कर लेती है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का जो निर्णय है, वो निर्णय कहीं ना कहीं सिंगल अथॉरिटी से होना चाहिए, और इनके जो डाइवर्जन है,
क्योंकि आप देखिए कि जेएनएनयूआरएम जब प्रोजेक्ट आया था तो उसका जो फंडिंग थी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से थी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब रिसर्च किया था हिंदुस्तान में, तब उन्होंने कहा था कि होता क्या है कि यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है उसके पास तो पावर ही नहीं है, तो उसको हम किससे प्रोवाइड करें। तो उन्होंने जो है एक एफिडेविट राज्य सरकार को जो है कहा था कि आप इन रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, तब आपको जिक्र कर रहे हैं RUIDP का जो जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें पैसे की देनदारी सरकार के सिर पे थी, लेकिन अब एक बड़ा रिसोर्स जो आपके पास में हो सकता है वो एक हो सकता है स्मार्ट सिटी वाला। अगर स्मार्ट सिटी के जरिए जो पैसा आता है उसमें एटलीस्ट आपकी देनदारी नहीं है, RUIDP में तो देनदारी है उसमें। नहीं, देखिए देनदारी की कोई परेशानी नहीं होती, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देनदारी की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आज आप कभी भी आप देख लीजिए कि सब सिटी इतने बड़े स्मार्ट होंगे, सिटी बड़े होंगे, तो आदमी यदि अपने फैसिलिटीज लेता है तो उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहता है। बट रीजन क्या होता है कि हम फैसिलिटीज देना नहीं चाहते और रिसोर्सेज हम जो है उससे जो है वसूल करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि जो फैसिलिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है उनको वसूल कौन करता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार ना उससे आधे जो एरियाज है उसको राज्य सरकार टैक्सेस है, खुद के जो बिल्डिंगों के टैक्सेस है और खुद के बकाया है वो पेमेंट नहीं करती है। तो ये जो चीजें हैं उन चीजों को जो है रोक लगनी चाहिए। इनके एक एक्ट जो है श्याम जी ने कहा है, बिल्कुल बहुत सही बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वयं के एक्ट जो है होना चाहिए नगर निगमों के, खास तौर पर क्योंकि बड़े निगम है और बड़े निगमों के खुद के एक्ट होने चाहिए। और वहां पर सबसे बड़ी चीज जो सरकार की है कि वहां ये जो लगाते हैं ना कि भाई सीनियर आरएस को लगा दिया, सीओ उसको लगा दिया। अब होता रीजन क्या है, आप देखिए कि कई बार सीओ ऐसे लगा दिए जाते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है आपका पीएचडी या अदर जो है वो उससे हिम्मत नहीं होती है कि सीओ बात कर सके। लेकिन आप दिल्ली में जाएंगे या बॉम्बे में जाएंगे तो वहां किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं है कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सीधी बात करके हमें काम कर, परमिशन वो 1 इंच भी नहीं खोल सकता। या तो जो होगा और शुरू कर दिया काम, और जब हुआ तो आपने परमिशन दे दी। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें होनी चाहिए सरकार को है। जी मैं आपके बात से सहमत, लेकिन अभी होता क्या है कि मेयर कोई भी बनता है वो कृपा पात्र होता है एक तरह से, मान के चलिए। वो संगठन के स्तर पे, मंत्री के स्तर पर, ज्यादातर तो मंत्रियों का ही दखल देखा है मैंने, जब भी जहां पे हुआ है अगर उससे कहीं ताल्लुक रखते हैं तो मंत्रियों का सीधा दखल होता है कि मेयर कौन बन रहा है क्या है। तो अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध है तो आप जानते हैं कि फिर वो पैसा नहीं आएगा, फाइलें अटकती रहेंगी। और अभी मैं तो यहाँ ज्यादातर लोगों को देखा है कि फाइलें पास कराने में उनका आधा टाइम चला जाता है कि फाइलें पास नहीं करा पा रहे हैं, फाइलों के लिए हम अटके पड़े हैं। खैर चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। एक बार मैं आऊंगा, मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी के पास जाकर के फिर मैं आता हूं आपके पास में। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। रिजल्ट को मैं एक बार अर्निंग रिसोर्सेज के अलावा मैं एक बार रिजल्ट पे वापस जाना चाहूंगा। मैं 2 बातें जोधपुर को लेकर के आई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि डर गए मुख्यमंत्री लौटे नहीं, और उन्होंने विक्ट्री सिंबल में कहा कि दोनों जगह हम जीत रहे हैं। तो 50-50 रहा, एक कांग्रेस के खाते में चला गया, एक बीजेपी के खाते में चला गया बोर्ड। तो इसे बैलेंस कहें, या फिर मुख्यमंत्री जाते तो शायद हो सकता है कि दूसरी भी जीती जा सकती थी, कुछ ऐसा माना जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी अपने पुत्र को जिताने के लिए गए थे टेम्पो लेकर के हर वार्ड में। इस बार उन्होंने जोधपुर की शक्ल नहीं देखी, तो निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ता है कि कोई आपका मुख्यमंत्री है और आज आपके शहर से विधायक होकर जीत के जाता है तो उसको संभालना चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, आप देखिए 3 सप्ताह से जोधपुर में पड़े हो और एक वार्ड में पैदल घूम रहे हैं, बाकायदा टेम्पो भी काम में नहीं ले रहे, न सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर रहे। केंद्र सरकार का उनके पास सारा सिंबल है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल जो देना चाहिए था चुनाव में, वो माहौल देखने को नहीं मिला। गजेंद्र सिंह एक तरफा चल रहे थे, और देखिएगा जब मुख्यमंत्री के बेटे ने टिकट बांटने को लेकर के, आवेदन लेने को लेकर के सारी चीजें ये दिखाने का प्रयास किया कि वैभव गहलोत निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि आने वाला समय फिर वापस से वैभव गहलोत गजेंद्र सिंह को वो देंगे चुनौती। वही कहेंगे कि देखिएगा एक बार तो मुझको हरा दिया, आप मुझको फिर से, क्योंकि गजेंद्र सिंह जो करना चाहिए था जोधपुर के लिए वो नहीं कर पाए। सिंह की बात करें
जसवंत सिंह जी एक ही बार स्मार्ट में सिटी पेज फंसा हुआ है। एक तो स्मार्ट सिटी का पेज फंसा हुआ है। हमने डिबेट के दौरान, जब इलेक्शन की डिबेट चल रही थी, तब भी हमने कहा था कि आप संकल्प पत्र या विजन डॉक्यूमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पैसा कब दिलाएंगे। हेरिटेज का जो दर्जा मिलना, माफ करेगा, जो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलना चाहिए जोधपुर को, वो नहीं मिल पाया। तो उसके एक टीस रही है जनता के। आप ये कहना चाह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम निकाय का फैसला। 3 निकाय, 3 शहर, 6 निकाय, यानी कि 6 निगम, और पहली बार इन 3 बड़े शहरों का डिवीजन करके और निकाय बनाई गई। मैं श्याम जी के पास में था। श्याम जी, यहाँ एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। चलिए, ये तो बात रही जोधपुर की। बात कोटा की कर लेते हैं। कोटा में जहां पे शांति धारीवाल रहते हैं, वो क्लियर मेजोरिटी के साथ उन्होंने बोर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। लेकिन जहां ओम बिरला जहां से आते हैं, वहां किंग मेकर की भूमिका में होंगे निर्दलीय। और निर्दलियों के साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, निर्दलीय ना केवल कोटा, जयपुर में भी हेरिटेज में, हालांकि मिस्टर डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि हमारे ही बागी जो जीत करके आए हैं, हम उनसे बना लेंगे। 4 का सहारा लेना होगा। 47 है और 51 मैजिक नंबर है वहां का बोर्ड बनाने के लिए। तो 4 की आवश्यकता है। 11 निर्दलीय है। तो निर्दलियों की भूमिका दोनों जगह महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि ओम बिरला इस वक्त संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन फिर भी वो वोट डालने के लिए भी आए थे और पार्टी से ही तो वहां तक पहुंचे हैं। तो कुछ इसमें एक मेजर जो इश्यू आ सकता है, जो कहा जा सकता है कि प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था ओम बिरला के, जिस हेरिटेज को लेकर के आश्वस्त थी कांग्रेस कि यहाँ से 4 विधायक हैं और जीतने में कहीं को दिक्कत नहीं आएगी, तो वहां भी दिक्कत है अभी। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि जब आपने विधानसभा में कई बार आवाज सुनी जाती थी ओम शांति ओम शांति, तो ये ओम शांति वाला मामला कोटा में अभी भी बरकरार है। अब वो तो दोनों आपस में तय करेंगे कि भाई कुछ को तुम मेरे को दे दो तो दे सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि निर्दलियों का रुख हमेशा सरकार की ओर होता है। सरकार उनको निश्चित रूप से कमेटी का चेयरमैन बनाया जाना हो सकता है, या कुछ और सुविधाएं देनी होती है, दे सकती है सरकार के कि भाई इनको 3 कमेटी दे दो तो वो आ जाएंगे चेयरमैन बनने के लिए। कौन नहीं आएगा? निर्दलीय को तो कुछ तो सहारा मिलेगा। और हेरिटेज का जिस तरह का पहली बार ऑफिस बन रहा है वहाँ, अब वहाँ की आय को लेकर के बहुत चिंता का विषय है कि दोनों नगर निगम किस तरह से अपना काम का सही तरीके से संभाले। क्योंकि पंकज जी खुद मेयर रहे हैं कि अधिकारी होते हैं 20 RAS लगा दो नगर निगम में। अब इनको तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। RAS अधिकारी लग गया। अब इनके क्या हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ कमिश्नर का काम संभाल सकता है, लेकिन हेल्थ कमिश्नर लगा दिया जाता है, जबकि वो काम करता ही नहीं। वो आकर के बैठ जाता है, उसको PA सारी गाड़ी वाड़ी सब कुछ चाहिए, लेकिन कामकाज कुछ नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से कार्य प्रणाली तय करनी पड़ेगी सरकार को कि इतने तो अधिकारी ऐसे लगेंगे, उनका वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, कुछ सरकार को नॉर्म्स तय करके देने पड़ेंगे। अब इनकी आय कैसे बढ़े? अब देखिए, सस्ता लोन होता है, इसलिए सोचते हैं कि शहर के विकास कार्य में पैसा आ जाए, लेकिन वो पैसा सही तरीके से नहीं लग पाता। 50% अगर पैसा लगेगा और 50% कमीशन में चला जाएगा, तो फिर आप देखिएगा उस भविष्य किस प्रकार का होगा नगर निगम का। एक करप्शन का जो है निश्चित रूप से एक चुनौती है लोकल बॉडीज के सामने, और इसमें कोई डाउट नहीं। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में। पंकज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 2 जगह निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में होंगे। एक जगह पे दोनों की बराबरी पे है, कोटा दक्षिण में 36-36, और वहां मैजिक नंबर के लिए किसी को भी 5 की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां 80 वार्ड हैं। तो 80 में से आपको चाहिए 80 में से 41 चाहिए मैजिक नंबर के लिहाज से। तो कुछ स्थितियां हैं। क्या रणनीति क्या है बीजेपी की? क्योंकि हेरिटेज, और दूसरी बात, हेरिटेज में क्या दावा छोड़ रहे हैं कि अभी भी बीजेपी का दावा बरकरार है कि हम चुनाव लड़ाएंगे? क्या कुछ तय होना बाकी है या तय हो चुका है?
देखिए योगेंद्र जी, मैं बहुत साफ से कह दूं कि अभी हेरिटेज में जो है चुनाव, आपने कहा कि निर्दलीय, मैं कह रहा हूं निर्दलीय ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो अभी आपने देखा। और लेकिन ये बाकी का जो है, फिर कांग्रेस ये नहीं कहेगी देखिए भारतीय जनता पार्टी समेट लग रहा है, ये लोग जो है फिर तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी तो आपने देखा कि तो बाकी क्या है, बहुत कुछ बाकी में क्या कांग्रेस के तोड़ के ले जाएंगे? पंकज जी, नहीं माना जाता है। आपने 2009 का चुनाव देखा है? नहीं, 2009 का चुनाव देखा है आपने? 2009 का मेरा जो चुनाव था वो देखा है आपने कि मैं बिना चुनाव हुए मैं चुनाव जीता गया था, इन्होंने कैंडिडेट वापस लिए। तो अभी तो स्थितियां जो है, बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी जिन स्थितियों को जो है देखना पड़ेगा। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि हेरिटेज में भी जो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी विचारधारा के हैं, ये है, वो सारी विचारधारा अभी 2 दिन के अंदर क्लियर होंगी। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जिस चीजों के कारण से, जिन चीजों के कारण से डिवीजन किए गए थे, जिन कारणों से जो है वो किया गया था, ये सब चीजें अभी धीरे करके सामने आएंगी। तो क्योंकि आज तो चुनाव परिणाम सारे सामने आए हैं, तो लोगों ने सर्टिफिकेट लिए हैं, कल पिक्चर क्लियर होगी कि भाई क्या लोगों की पोजीशन रहती है, क्या नहीं रहती। लेकिन हाँ, हम जितनी भी संभावनाएं होंगी, जो संभावनाएं चुनाव में रहती हैं, मेयर बनाने में रहती हैं, उन सभी संभावनाओं के द्वार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में खुले हुए हैं। जी, तो अभी खारिज नहीं कर रहे हैं कि हेरिटेज में दावा कर सकते हैं, कोटा में तो दावा नेचुरली आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोनों के 36-36 हैं। लेकिन श्याम शर्मा साहब ने एक बात साफ कही है कि निर्दलीय जो जनरली अब तक का उनका एक एक्सपीरियंस है, वो साफ कहता है कि सरकार के साथ जाते हैं। तो ऐसे में जैसे हेरिटेज में प्रताप सिंह दावा कर रहे हैं, महेश जोशी दावा कर रहे हैं, डोटासरा दावा कर रहे हैं, उस लिहाज से हेरिटेज तो क्लियर है। लेकिन शांति धारीवाल भी वहां पूरी तरह से निगाहें टिकाए हुए हैं, क्योंकि उनकी इज्जत के साथ में जुड़ा हुआ है कोटा। तो यहाँ एक देखने वाली बात होगी। मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में 2 जगह हैं, और अभी पंकज जी ने कहा कि आप निर्दलियों को छोड़िए, अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। योगेंद्र जी, सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। इनके क्या है कि अभी तक वो जो एक मेजोरिटी के बाद भी रहना चाहिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, मेजोरिटी हमारी विधानसभा आई थी, इनका एक फ्लेवर अभी तक उतरा नहीं है सरकारें गिराने का। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, हेरिटेज में 7-8 जो है वो मेरे साथ भी रहे हुए हैं, कांग्रेसी बैकग्राउंड के ही हैं, वो बिल्कुल कांग्रेस में आ गए हैं, यूं मान लीजिए आप। और कांग्रेस का हेरिटेज का बोर्ड तो जयपुर का बन गया, उसमें कोई रोली दावा नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हो कोटा की, जी नामांकन तो करना, कभी सोचो कि सारे पार्षद हमारे साथ में मंत्री जी के घर पे बैठे हुए हैं और चलिए हमारा तो बोर्ड बन गया है। प्रोसीजर नहीं, योगेंद्र जी मैं पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैंने ये बात करी है। कोटा की बात नहीं करी, क्यों मैं पर्सनली नहीं जानता। जयपुर में हेरिटेज में जो 11 जीते हैं उनमें 7-8 तो ऐसे हैं मेरे साथ रहे हुए हैं, उनके पारिवारिक मेरे संबंध हैं, मैं उनको जानता हूं। इसलिए मैंने आपको ये बात कही है कि वो कांग्रेस छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए हेरिटेज का बोर्ड तो बन गया। आपने देखा होगा, मैंने हर डिबेट में कोई मैं प्रो नहीं बनता हूं, जैसे ये लोग प्रेजुडिस होके बात करते हैं, भाई 6 हमारे जीतेंगे, 6 हमारे जीतेंगे। गजेंद्र सिंह जी कितने बड़बोलापन कर रहे थे, क्या हाल हुआ। मैं किसी के बारे में टिप्पणी करना उचित भी नहीं मानता और करना भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, धरती पे रहना चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया हेरिटेज जो है कांग्रेस का बोर्ड बन गया, इसमें कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। कोटा के निर्दलीय कौन कौन जीते मैं उनके बारे में जानता नहीं हूं। अगर कांग्रेस बैकग्राउंड के जीते, जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि निर्दलियों का झुकाव रहता है, अगर वो कांग्रेस बैकग्राउंड के जीते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और अगर वो बीजेपी की तरफ झुकाव वाले बने हैं, उनकी पार्टी टिकट नहीं है, वो जीते हैं, तो वो हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाए। उस बारे में मैं टिप्पणी क्यों, मैं जिस चीज को जानता नहीं उसमें जबरदस्ती का अपना मुंगेरी लाल नहीं बनता या ज्ञान नहीं दर्शाता हूं। मैं आपको हेरिटेज की मैंने बात बताई, आप देख लीजिएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और कांग्रेस के लिए ये चुनाव सेटिस्फैक्टरी है, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सीलेंट में नहीं कह रहा हूं, सेटिस्फैक्टरी है। क्योंकि कोरोना काल का 8 महीने का कार्य पीरियड में हमने अच्छा काम किया, पब्लिक ने उसको एंडोर्स किया है। और अगर बीजेपी का वोट कर रहे हैं, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी अच्छी बात है, कोई जीत रहे हैं कोई बना रहा है, लोकतंत्र यही होता है। लेकिन ये लैंडस्लाइड विक्ट्री इनकी नहीं हुई है, सारे एज पर आए हैं जो भी बोर्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि पब्लिक का झुकाव कांग्रेस के प्रति ज्यादा था। आने वाले और अभी पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के होंगे, उसमें हमारी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हो रही है हमको पता लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने अशोक गहलोत जी के पिछले 2 कार्यकाल भी देखे हैं और ये कार्यकाल भी देख रहा हूं। मैं चापलूसी नहीं करता किसी नेता की, पंकज जी आप उंगली उठा रहे हो, बाद में मेरे पे मत उठाना। मैं चापलूसी नहीं करता हूं किसी भी नेता की,
मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका इस मैंने पीरियड देखा है ना कार्यकाल का, इतना फास्ट, इतनी ज्यादा मेहनत करने में इनको पिछले मैंने नहीं देखा जितने फास्ट इस कार्यकाल में, जितनी मजबूती से काम कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, तो उसका फर्क भी जनता के अंदर इंप्रेशन पड़ता है। चलिए मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए अभी सारी बातें कर रहे हैं तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि नेता के इंप्रेशन एक, और दूसरा सरकारों के कामकाज चुनाव के साथ में हम देख सकते हैं, उसका जो मूल्यांकन है इस आधार पर कर सकते हैं। सरकार के पास वैसे जी श्याम जी आप क्या तो कुल मिलाकर अब ये सारी जो कहें जो टोसर है वो दम चुकी है कि आखिर मेयर कौन होंगे, और दो जगह पे जहां पे निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में हो उनके लिए कह सकते हैं कि घोड़े दौड़ा दिए गए हैं, जिसकी जो संभावना जहां से लगती है दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी क्या हमारा बोर्ड बनना चाहिए। महत्वपूर्ण है, एक मैसेज जाता है कि बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन देखिए आगे होता है क्या, इंतजार रहेगा, क्योंकि ये बड़ा जो समय है, रिमेनिंग टाइम जो है नामांकन और नामांकन के बाद में मेयर के चुनाव तक बहुत ही रोचक, और ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां बड़े तरीके से या कहें कि सजगता के साथ में अभी इनको और सजग रहने की आवश्यकता है। सजग पहले से होंगे, सजगता होगी, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता है और सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।